तो बच्चों, इसके पहले की इस वीडियो में हमने समझा था अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनने के नियम और प्रतिबिंब का बनना किरण आरेख के द्वारा। और आज हम उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब बनने के नियम पढ़ेंगे। उत्तल दर्पण से बनने के प्रतिबिंब बनने के भी 4 ही नियम हैं, वही नियम है चारों। बस इतना होता है कि उसमें वास्तविक रेज जो है, रियल रेज जो होती है, उनके मिलने से प्रतिबिंब बनता है। जबकि उत्तल दर्पण में जो है, अवतल दर्पण में एक्चुअल में मीट होती है और उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब किरणें जो है मिलती हुई प्रतीत होती हैं, ये आभासी होती हैं। इस प्रकार से हम इसको समझेंगे अब कि मुख्य अक्ष के समांतर, हमने उसमें भी पहला नियम पढ़ा था अवतल दर्पण में कि मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। यहाँ पर देखिए कि उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरण, ये आपतित हो रही है, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से अपसरित होती हुई, फैलती हुई प्रतीत होती है। अपसरित होना यानी फैलना, डाइवर्जिंग होना। तो ये डाइवर्जिंग रेज होती है। उत्तल दर्पण से परावर्तन के पश्चात जो रेज निकलती हैं, ये डाइवर्जिंग रेज होती है, फैलती है और ये परावर्तन हो रहा है। और ये ऐसा प्रतीत होता है जैसे कहाँ से आ रही हो, मुख्य फोकस से आ रही है। ये फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। ये था रूल 1। रूल 2, जस्ट इसी के अपोजिट, वह प्रकाश किरण जो मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है, मुख्य फोकस से नहीं आ रही, मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। मुख्य फोकस जो है उत्तल दर्पण में तो दर्पण के पीछे होता है, तो दर्पण के पीछे से तो रेज आएगी नहीं, क्योंकि वो तो पॉलिश्ड है, तो रेज वहीं टकरा जाएगी। लेकिन यहाँ पर ऐसा लगता है जैसे मुख्य फोकस से आ रही हो। इस प्रकार ये आपतित हो रही है कि मुख्य फोकस से आती हुई प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। नेक्स्ट है रूल 3। थर्ड रूल में हमने देखा था वक्रता केंद्र से आने वाली किरण उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। इसमें भी वक्रता केंद्र से आती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरण केंद्र से आती हुई ये इस प्रकार से कि वक्रता केंद्र से इस पर आ रही है। ये प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। और रूल 4, नियम नंबर 4, इसमें भी कहा था कि दर्पण के ध्रुव पर आपतित प्रकाश किरण, ये इस प्रकार से, दर्पण के ध्रुव पर आपतित प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर जितने अंश का कोण बनाती है, आपतित प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के साथ में जितने अंश का कोण बनाती है, परावर्तन के पश्चात भी उतने ही अंश का कोण बनाती हुई गुजर जाती है। इस प्रकार ये एंगल आई, ये आपतित किरण है क्योंकि मुख्य अक्ष ये अभिलंब हो गया, तो ये आपतन कोण और ये एंगल आर, ये दोनों इक्वल होते हैं। इस प्रकार ध्रुव पर आपतित प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के साथ जितने अंश का कोण बनाती है, परावर्तन के पश्चात उतने ही अंश का कोण मुख्य अक्ष के साथ बनाती हुई लौट जाती है। यह है नियम 4। ये चारों नियम हमने अवतल दर्पण में भी देखे थे। इस प्रकार हमने देखा नियम नंबर 1 में कि मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से अपसरित होती हुई प्रतीत होती, अपसरित होती हुई यानी फैलती हुई प्रतीत होती है। नियम नंबर 2 देखा हमने कि मुख्य अक्ष की ओर आती हुई प्रकाश किरण, मुख्य अक्ष की ओर आती हुई प्रकाश किरण, मुख्य अक्ष से आती हुई नहीं बोलेंगे, क्यों? क्योंकि मुख्य अक्ष से नहीं आ रही, मुख्य अक्ष ये मुख्य फोकस से नहीं आ रही, मुख्य फोकस की ओर
बढ़ती हुई जा रही है ये मुख्य फोकस की ओर आती हुई प्रकाश किरण अब वो मुख्य फोकस पर पहुंचने से पहले ही क्या कर जाएगी, दर्पण पर स्ट्राइक कर देगी, दर्पण से टकरा जाएगी और उसके पश्चात टकराने के बाद परावर्तन जब उसका होगा तो वह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो इस प्रकार मुख्य फोकस की ओर आती प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। नियम थर्ड हमने देखा था, वक्रता केंद्र की ओर आती हुई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र की ओर आती हुई प्रतीत हो रही है, लेकिन वक्रता केंद्र पर आने से पहले ही वो दर्पण पर टकराएगी और वापस परावर्तित होगी और परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। नियम 4, दर्पण के ध्रुवों पर आपतित प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के साथ जितने अंश का कोण बनाती है, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के साथ उतने ही अंश का कोण बनाती हुई वापस लौट जाती है। ये नियम 4 था। और अब इसके आधार पर जैसे हमने अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनने का देखा था, ठीक उसी प्रकार अब उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब किस प्रकार बनते हैं ये देखते हैं। हाँ, तो हमने अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निरूपण और प्रतिबिंब बनने के नियम और उससे उन नियमों के आधार पर प्रतिबिंब निरूपण कैसे होता है उनके 6 प्रकार देखे थे। और उत्तल दर्पण में भी प्रतिबिंब बनने के 4 नियम हमने देखे, वे चारों नियम वही होते हैं, लेकिन उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब निरूपण जो किरण आरेख द्वारा जो हम बता रहे हैं ये सिर्फ 2 ही प्रकार, जैसे अवतल दर्पण में 6 देखे थे, इसमें केवल 2 प्रकार से ही प्रतिबिंब का निरूपण होगा। इसको हम किरण आरेख द्वारा देखते हैं। जब वस्तु अनंत पर हो, वस्तु कहीं दूर अनंत पर रखी हुई है, तब वस्तु का प्रतिबिंब, वस्तु से आने वाली समांतर प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। और हमने प्रतिबिंब बनने के नियम में पढ़ा, हमने प्रतिबिंब इमेज फॉर्मेशन, तो हमने देखा है कि जब 2 या 2 से अधिक रिफ्लेक्टेड रेज कहीं पर जब आपस में मीट करती है तो उनके वो जहां मीट करती है वहां पर इमेज फॉर्मेशन होती है। तो इस प्रकार जब हम देखेंगे कि यहाँ पे रियल में तो ये परावर्तित किरणें जो है एक्चुअल में मीट नहीं करेंगी, तो प्रतिबिंब जो है एक्चुअल प्रतिबिंब तो बनना नहीं है, रियल प्रतिबिंब तो बनेगा नहीं। अब देखिए, इनको यदि परावर्तित किरणों को आपस में आगे बढ़ाया जाए तो इस प्रकार से ये फोकस बिंदु पर प्रतीत करती हैं, आभासी होती है कि ये यहाँ से आ रही हैं, यहाँ से किरणें फैल रही हैं, इस प्रकार ऐसा लगता है। तो किरणें कहाँ मिल रही है, फोकस पर, परावर्तित किरणें। इसलिए इसकी स्थिति क्या होगी, प्रतिबिंब उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ होगी, जब वस्तु अनंत पर होगी तब इसकी स्थिति फोकस पर, एफ पर यानी फोकस पर। इसका आकार बिंदु के आकार का यानी बहुत छोटा होगा, बिंदु के आकार का या बहुत छोटा। बिंदु के आकार का। इसकी प्रकृति जब ये एक्चुअल रेज नहीं मिल रही है, ये कौन सी रेज मिल रही है, जो वर्चुअल रेज है, तो अब यहाँ पर जो है ये प्रतिबिंब जो है ये आभासी होगा, वर्चुअल इमेज प्राप्त होगी और इरेक्ट होगी यानी सीधी प्राप्त होगी। तो प्रकृति आभासी प्रतिबिंब कभी भी सीधा होता है, तो यहाँ पे प्रकृति उसकी कैसी होगी, प्रतिबिंब आभासी और सीधा। ये एक स्थिति हो गई। अब वस्तु इसमें जैसे अवतल दर्पण में 6 स्थितियां इसलिए प्राप्त हुई थी कि दर्पण के सामने ही हमको फोकस और वक्रता केंद्र जो है ये सारे बिंदु जो है हमें दर्पण के सामने प्राप्त हो रहे थे, लेकिन अब जो है हमारे पास फोकस बिंदु, वक्रता केंद्र ये सब दर्पण के पीछे होते हैं, क्योंकि ये जो है ये उसके गोले के आधार पर निर्भर रहता है, जिस गोले का वह भाग है, तो ये पीछे है। अब हमारे पास दूसरी स्थिति केवल यही होगी कि अनंत और ध्रुव के बीच जब वस्तु कहीं पर है,
बिंब यानी वस्तु, वस्तु यानी यहाँ पर हम इसको बिंब कहेंगे, बुक में आपको बिंब ही लिखा हुआ मिलेगा भी। तो वस्तु को आप क्या समझेंगे? बिंब। तो बिंब कहाँ होगा हमारे पास? जब अनंत और इस ध्रुव के बीच वस्तु कहीं पर भी होगी, यहाँ हो सकती है, यहाँ हो सकती है, तब इसका प्रतिबिंब कहाँ और कैसे मिलेगा हमने देखेंगे। ये इससे चलने वाली दो किरणें चाहिए हमें, कोई भी समांतर किरण ये चली इस प्रकार से, तो समांतर किरण जो है परावर्तन के पश्चात जो है मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है इस प्रकार। तो ये मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होगी, ये यहाँ। दूसरी किरण हम ले लेते हैं, इसको मान लेते हैं कि ये जो है वक्रता केंद्र से आ रही है। इस प्रकार, तो ये किरण यहाँ मिलेगी, और जहां पर ये परावर्तित किरण ये यहाँ वक्रता केंद्र से की ओर आती हुई जो किरणें प्रतीत होती है, परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से वापस लौट जाती है, तो उसी मार्ग से वापस लौटेगी, तो परावर्तित किरणें दोनों भी यहाँ मिलेंगी। तो इस प्रकार जो है इसका प्रतिबिंब यहाँ हमें प्राप्त होगा। तब क्या है, वस्तु कहीं पर भी हो, हमें प्रतिबिंब फोकस और जो है ध्रुव के बीच ही प्राप्त होना है। इसका मतलब अब स्थिति इसकी क्या हो गई कि ध्रुव और फोकस के बीच, P और दर्पण ध्रुव यानी P और फोकस यानी F के बीच इसका आकार देखिए, जब ये दोनों किरणें मिलेंगी इस बीच कहीं ना कहीं हर बार मिलेगी, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, ये हो सकता है, तो वस्तु से छोटे ही प्राप्त होगा। तो आकार हमेशा वस्तु से छोटा ही बनेगा। और ये पोजीशन वस्तु से छोटा सदैव ही प्राप्त होगा। इसकी प्रकृति ये देखिए, ऊपर है, सीधा है, तो ये एडिस पीडिस। इसका नेचर ये भी आभासी और सीधा। इस प्रकार उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण की दो ही स्थितियां होती हैं, और उत्तल दर्पण से सदैव प्रतिबिंब छोटा ही प्राप्त होता है, वस्तु से छोटा, न कभी वस्तु के बराबर न ही वस्तु से बड़ा प्राप्त होता है। वे ये स्थितियां केवल और केवल अवतल दर्पण में ही प्राप्त होती हैं कि जब प्रतिबिंब जो है छोटा भी मिलता है, बिंदु के आकार का भी, और वस्तु के से छोटा भी होता है, वस्तु के बराबर भी हो जाता है, और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब भी प्राप्त होता है अवतल दर्पण में। अब हम अवतल और उत्तल दर्पण दोनों के उपयोग भी देखेंगे कि इनके उपयोग क्या है। तो पहले अब हम उत्तल दर्पण के उपयोग देखते हैं। वाहनों के साइड मिरर में जो पीछे का दृश्य देखने के लिए जिसका उपयोग किया जाता है, कि पीछे जो गाड़ियां आ रही है, तो वो कौन सी गाड़ी किस ओर से आ रही है, किस ओर जाने की टर्निंग ले रही है, ये हम उसको देख सकते हैं ताकि कोई भी दुर्घटना होने से बच सके। तो साइड मिरर में इसका उपयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि इसका दृष्टि क्षेत्र अधिक होता है, क्योंकि उत्तल दर्पण जो होता है, ये कॉन्वेक्स मिरर जो होते हैं, ये उभरा हुआ तल होता है, और उभरा हुआ तल होने के कारण जो है इसका क्षेत्र इस प्रकार से ऐसा बढ़ जाता है, ये इधर की भी किरणों को, इधर के भी क्षेत्र को पूरा कवर करता है। जबकि समतल दर्पण यदि होगा, प्लेन मिरर यदि होगा, तो यह केवल और केवल इतने ही भाग को कवर कर पाएगा, या इसकी जगह पर जब अवतल दर्पण होगा, कॉन्केव मिरर होगा, तब भी वो केवल यहाँ से आने वाली इतनी किरणें जो होगी इसके बीच, क्योंकि अंदर धसा हुआ है ना, चूंकि अंदर धसा हुआ भाग है, इसलिए सिर्फ उतने ही भाग से आने वाली किरणों का प्रतिबिंब बनाएगा। तो यह भी कम क्षेत्र को दिखाता है। अतः उत्तल दर्पण का उपयोग जो है वाहनों के साइड मिरर में किया जाता है, ताकि वह अधिक क्षेत्र में दिखाता है और वाहनों के छोटे प्रतिबिंब दिखाता है, पर अधिक दृष्टि क्षेत्र होता है इसका, इसलिए इसका उपयोग किया जाता है।
नेक्स्ट है सुरक्षा की दृष्टि से दुकानों में उत्तल दर्पणों का उपयोग किया जाता है, दुकानों में ये लगाए जाते हैं। अब दुकानों में क्यों और कैसे लगाए जाते हैं, जैसे यही जो चीज मैंने बोली, चूंकि इसका दृष्टि क्षेत्र अधिक होता है, उत्तल दर्पण कन्वेक्स मिरर का दृष्टि क्षेत्र अधिक होता है। अब मान लीजिए कि ये मेरी एक पूरी दुकान है, यहाँ से ये एक दुकान है, ये दीवार है यहाँ। अब यहाँ पर यदि मैंने इस प्रकार से ये उभरा हुआ तल होता है, ये एक मिरर लगा दिया है, कन्वेक्स मिरर यानी उत्तल दर्पण लगा दिया है यहाँ पर एक बड़ा सा, और यहाँ पर इस सीट पे जो दुकान का मालिक जो भी है, या हम यहाँ पर बैठ गए हैं, यहाँ चेयर लगाकर बैठे हुए हैं। अब उनको क्या है, केवल यहाँ पर दृष्टि मारना है इस मिरर में, और यहाँ आने वाला व्यक्ति या इधर से जो भी व्यक्ति जो भी खरीदारी कर रहे हैं, ये भी दिखेगा, ये क्षेत्र भी पूरा कवर हो रहा है, और यहाँ सामने का भी पूरा क्षेत्र कवर हो रहा है। इस प्रकार केवल एक सीट पर बैठकर जो है पूरी दुकान पर नजर रखी जा सकती है कि जो ग्राहक आए हैं, कस्टमर आए हैं, वो कहाँ किस और क्या एक्टिविटी कर रहे हैं, वो इस मिरर के अंदर देख सकते हैं। इसलिए इस प्रकार सुरक्षा की दृष्टि से भी कन्वेक्स मिरर जो होते हैं, उत्तल दर्पण जो होते हैं, इनका उपयोग किया जाता है। फिर स्ट्रीट लाइट में बड़े क्षेत्रफल पर प्रकाश डालने के लिए, स्ट्रीट लाइट यानी जो रोड पे जो लाइट लगे होते हैं, जो उनमें जो है स्ट्रीट बड़े क्षेत्रफल पर प्रकाश डालने के लिए उनमें अंदर जो है उत्तल दर्पण लगा दिए जाते हैं। अब लाइट का प्रकाश जो है उसके अंदर जो उत्तल दर्पण लगा हुआ है उस पे पड़ेगा, और वो क्या करेगा, उसके प्रकाश को फैला देगा। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे देखा ये परावर्तित किरणें अपसरित होती हुई प्रतीत होती है, और अपसरित होने का अर्थ होता है फैलना, प्रकाश को फैलाना। अभिसरित होने का अर्थ होता है एक जगह एकत्रित करना, और ये अपसरित करती है यानी किरण पुंज को फैलाने का कार्य करती है। अब जब स्ट्रीट लाइट में यहाँ पे मान लीजिए कोई लाइट लगा हुआ है और यहाँ ये उत्तल दर्पण है, तो ये लाइट का प्रकाश इसके ऊपर भी पड़ा है। अब इस पे जब प्रकाश पड़ेगा तो ये क्या करेगा, इस प्रकाश जब परावर्तित होगा तो इन किरणों को वो फैला देगा। तो ये यहाँ पे सिर्फ इतने से ही स्थान पर प्रकाश की जगह पे क्या होगा, ये अधिक क्षेत्र दूरी तक के ये प्रकाश फैल जाएगा। इसलिए स्ट्रीट लाइट में बड़े क्षेत्रफल पर प्रकाश डालने के लिए भी उत्तल दर्पणों का उपयोग किया जाता है। अब हम देखते हैं अवतल दर्पण के उपयोग, क्योंकि अवतल दर्पण वाले वीडियो में हम इसको करना भूल गए थे कि अवतल दर्पण के उपयोग। तो अब हम अवतल दर्पण के उपयोग भी देखते हैं। वाहनों के हेडलाइट में शक्तिशाली किरण पुंज प्राप्त करने के लिए, वाहनों के हेडलाइट में दोनों में अंतर याद रखेंगे। यहाँ वाहनों के साइड मिरर में उत्तल दर्पण का उपयोग, साइड मिरर में क्षेत्रफल अधिक क्षेत्र को दिखाने के लिए, जबकि ये हेडलाइट में यानी गाड़ी के सामने जो लाइट लगा होता है उस लाइट में वहां पर इसका उपयोग किया जाता है, क्योंकि ये किरणों को एक जगह एकत्रित करने का कार्य करता है। तो पैरेलल लाइट बीम जो होती है शक्तिशाली किरण पुंज प्राप्त करने के लिए, क्योंकि जब इकट्ठा होगी तो एक साथ अधिक प्रकाश किरण तेज पावर के साथ आएंगी, तो इसलिए इसके हेडलाइट में इसका उपयोग किया जाता है। फिर दंत चिकित्सक जो हैं दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए इस अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, क्योंकि मुंह के अंदर का जब देखना है व्यक्ति इससे ज्यादा तो मुंह फाड़ नहीं सकता है, और दांत में कोई तकलीफ है तो डॉक्टर जो है अवतल दर्पण का उपयोग उसमें उसके प्रतिबिंब बड़ा करके देखने के लिए करते हैं, क्योंकि अवतल दर्पण ही है जो किसी भी बिंब का आवर्धित प्रतिबिंब दिखा सकता है। नेक्स्ट है दाढ़ी बनाने वाले दर्पण में चेहरा देखने के लिए जो है इसका उपयोग किया जाता है, ताकि कोई कट्स वगैरह ना आने पाए, इसलिए इस दर्पण में का उपयोग यहाँ पे किया जाता है। फिर टार्च और सर्च लाइट में भी इसका उपयोग, क्योंकि शक्तिशाली किरण पुंज देता है, इसलिए टार्च और सर्च लाइट में भी इसका उपयोग किया जाता है। और सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए, जैसे मैंने के बारे में बताया था कि प्रकाश किरणों को अपसरित करता है, फैला देता है, इसका अपोजिट दर्पण जो होता है वह जो है प्रकाश किरणों को जो है एकत्रित करने का कार्य करता है। ये अवतल दर्पण होगा, और इसका भीतरी करोड़ भाग जो होता है ये परावर्तक होता है। तो ये जो इसके पैरेलल जो किरणें आ रही होती हैं मुख्य अक्ष के, इनको मुख्य फोकस से होकर गुजरती हैं ये सब इस प्रकार से। तो ये किरणों को क्या करता है,
अभिसरित करने का कार्य करता है, एकत्रित करने का। तो इस प्रकार एक जगह पे फोकस करने, जब तेज सूर्य की किरणें एक जगह पे फोकस होंगी तो बहुत अधिक मात्रा में प्रकाश और ऊष्मा एकत्रित होगी। इसलिए सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। धन्यवाद। जय हिंद।